नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 60 to 70 मिलियन ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड इलनेसेस और इनमें से 2.6 लाख हर साल सुसाइड करते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि लेटेस्ट फिगर्स जो RCI से हैं उसमें 3,372 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है कंपेयर टू द फिगर्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए मेंटल हेल्थ इलनेसेस के। भारत में साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की फिगर्स क्या हैं? 0.03 साइकियाट्रिस्ट हैं, 0.07 साइकोलॉजिस्ट हैं और 0.07 सोशल वर्कर्स हैं पर लैक ऑफ पॉपुलेशन पे। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉय स्टूडियो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूनम फोगाट। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ। साइकोलॉजी की फील्ड में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा बना रहता है कि साइकोलॉजी कहाँ से करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे बने, RCI रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें। इसको डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ हैं श्री विकास त्रिवेदी जी, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं RCI के, दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज अपने इस चैनल के उद्घाटन पे मुझे इनवाइट किया है और मुझे मेंबर सेक्रेटरी RCI होने के नाते एक बहुत सौभाग्य मिला है कि मैं जो देश के अंदर चल रहा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेके कि किस प्रकार से कोर्सेज होने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस माध्यम से दे सकूँगा। सबसे पहले तो RCI के बारे में, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की। RCI एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जहाँ पर रिहेबिलिटेशन कोर्सेज, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज, इनको देश भर में संचालित करती है, इसको स्टैंडर्डाइज करती है और देश भर में इनका चालू करती है। तो RCI का ये मेन मुख्य उद्देश्य रहता है। सर, RCI एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को, कौन कौन सी प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करती है? जी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, हाँ जी, इसके मुताबिक करीबन 21 डिसेबिलिटीज़ को सरकार ने रिकग्नाइज़ किया है जो इस एक्ट के अंदर आती है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन तमाम 21 कोर्सेज को चलाती है, इनके बारे में स्टैंडर्डाइज करती कोर्सेज को है और इसमें जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनको मान्यता प्राप्त करती है। इनमें जो मुख्य हैं उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोथेटिक्स प्रोफेशनल्स हैं, इसमें ईयर मोल्डिंग टेक्नीशियंस हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो इस प्रकार के तकरीबन 17 ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको RCI रेगुलेट और उनको मान्यता देती है। हाँ जी सर, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और बहुत से बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम दे के फ्री हुए होंगे। अगर उनको साइकोलॉजी परस्यू करनी है, आगे साइकोलॉजिस्ट बनना है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो क्या पाथवे है उनके लिए, क्या रूट है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल के दौर में जिस प्रकार से मानसिक तनाव और परेशानियां जिस प्रकार से समाज सह रहा है, उसको देखते हुए क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी एक डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर और बच्चे भी काफ़ी लालायित हैं कि इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस फील्ड का यूज़ हर जगह है। हाँ, चाहे आप एज ए साइकोलॉजिस्ट हो बने या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने या आप किसी भी और फील्ड में जाएं, आप ह्यूमन रिसोर्स में जाएं, वहाँ हर जगह आपको एक ये एंगल साइकोलॉजी का हमेशा जो मानव के साथ जो आपका रिश्ता है जो, तो उसमें हमेशा ही काम आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए RCI ने भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्सेज उनको और मॉडिफाई किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन कोर्सेज को कर सकें। तो सबसे पहला जो कोर्स उनको है 12th करने के बाद जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, दे कैन स्ट्रेट अवे ऑप्ट फॉर BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि तकरीबन 20 विश्वविद्यालयों में और अलग अलग संस्थाओं में इसको RCI ने लास्ट ईयर ही मान्यता दी थी और इस साल भी और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ने इसको टेकअप करने के लिए RCI में आवेदन किए हैं। जो साइंस का बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हुआ है वो दे कैन ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, बट ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट केवल साइंस के लिए ही नहीं है, अपितु जो और बच्चे हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं वो एकेडमिक साइकोलॉजी जो कि आपकी UGC द्वारा रेगुलेटेड है, उसमें वो
4 साल का जो ऑनर्स कोर्स है या अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स है या बीए पास के कोर्सेज हैं, उसके अंदर वो एडमिशन लेके 4 साल का करने के बाद वो आरसीए द्वारा रेगुलेटेड एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसका नाम आगे चेंज होके जिसमें हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं, जिसको मास्टर्स इन क्लिनिकल एमक्लिनसाई, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, तो उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो चाहे वो साइंस का बच्चा हो, साइंस का बच्चा एज ऑफ नाउ बीएससी के रूट्स के थ्रू एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकता है, और आर्ट्स का बच्चा 4 साल का नॉर्मल साइकोलॉजी का कोर्स यूजीसी रेगुलेटेड करने के बाद वो भी आप एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीए रेगुलेटेड कर सकता है। तो सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है कि जैसे कि स्कूल्स हैं, ज़्यादातर स्कूल्स जो मैंने देखे हैं दिल्ली के स्कूल्स, वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को साइकोलॉजी ऑफर करते हैं। बहुत कम स्कूल्स हैं जो साइंस का बच्चे का यूजुअली टारगेट होता है कि उसको बीटेक करना है या डॉक्टर बनना है, मेडिकल स्ट्रीम में जाना है, तो उनके पास साइकोलॉजी यूजुअली नहीं होती है। तो ऐसे में कोई साइंस, आप कितना देखते हैं कि साइंस का बच्चा जाके साइकोलॉजी करेगा कंपेयर टू एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा जिसके पास ऑलरेडी साइकोलॉजी होती है 11th और 12th में? जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा जिसके पास, उसको हम कहीं रोक नहीं रहे हैं, वो नॉर्मल यूजीसी कोर्सेज में एडमिशन ले रहा है। पर सिंस ये पायलट प्रोजेक्ट है और नीति आयोग के दिशा निर्देशन में यूजीसी के साथ जो समन्वय करके हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इसके आउटकम्स अभी, पहला ही पायलट कोर्स चला है तो इसके आउटकम्स आने बाकी हैं। इस सेशन के, इस पहले सेशन के एडमिशन तक, जो कि अभी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई में इनका कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें किस प्रकार के आंकड़े आते हैं उसको देख के हम कह सकते हैं कि ये कोर्स पॉपुलर हो रहा है या इसमें एडिक्वेट मात्रा में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। क्या साइंस के बच्चे के लिए क्या एक शॉर्टर रूट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, या बराबर है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट नंबर ऑफ इयर्स? जी, जैसे मैंने आपको बताया, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी भी 4 वर्ष का कोर्स रहेगा, जिसके करने के बाद जो ग्रेजुएट साइंस वाला ग्रेजुएट होगा, जो बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसने किया होगा, वो एज ए असिस्टेंट या एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। जो आर्ट साइड से स्ट्रीम से आएगा वो भी 4 साल का बीए ऑनर्स या वो कोर्स करेगा यूजीसी रेगुलेटेड वाला, और उसके बाद वो 2 साल का जो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई वाला है वो करने के बाद वो एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा। तो दोनों में बस इतना ही फ़र्क है कि बीएससी वाला 4 साल के बाद प्रैक्टिस कर सकेगा, और नॉर्मल जो आर्ट्स स्ट्रीम से करके आ रहे हैं, जो 4 साल का बीए ऑनर्स कोर्स करते हैं, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कर लेते हैं, उनका आफ्टर डूइंग 2 साल का एमए क्लिनिकल के बाद वो भी एलिजिबल हो जाएंगे कि वो भी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो जो बीएससी का बच्चा जो होगा आफ्टर 4 इयर्स, उसको क्या डिजिग्नेशन मिलेगा और वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर पाएगा? जो बीएससी का बच्चा होगा उसको एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का डेजिग्नेशन मिलेगा, और वो किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर भी प्रैक्टिस कर सकता है, इंडिपेंडेंट भी प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा, और जो ये आरसीआई की जो ये गाइडलाइंस थी, इसमें कुछ मानक थे, जिसके कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स को ऑफर करेंगी। जिसमें एक मानक था कि नंबर ऑफ सीट्स 30 हैं इस कोर्स के लिए, जो मुझे एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर भी बड़ा कम लगा, क्योंकि हमारे पास बहुत डिमांड आती है, बहुत इसीलिए हमारी कट ऑफ्स बहुत हाई जाती थी एक टाइम पे। सो ये मुझे गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्पेशली हमारा इतना गैप है साइकोलॉजिस्ट के लिए भी और मेंटल हेल्थ नीड्स के लिए भी। तो उस हिसाब से हमको और सीट्स शायद देनी चाहिए बच्चों को। जी, आपका बहुत ही वैलिड सवाल है। जो बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी और एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो कोर्सेज आरसीए ने डिज़ाइन किए हैं एक्सपर्ट कमेटीज़ के द्वारा, इनमें प्रावधान रखे गए हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का होना चाहिए, कितना आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए। तो उन सबको देखते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें जो सुपरविजन के अंदर, यानी कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के अंदर जो बच्चे को तैयार किया जाता है, वो काफ़ी उनके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और उसका स्टूडेंट टीचर रेशियो है। लेकिन ये चीज़ अगर किसी विश्वविद्यालय के पास या किसी संस्था के पास अगर वो एडिक्वेट मात्रा में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, या उनके पास टीचर्स ज़्यादा हैं, या उनके पास लाइब्रेरी रिसोर्सेज काफ़ी है और उनके सारी चीज़ें उनके पास है, तो 30 से ऊपर भी वो डिमांड कर सकते हैं, तो उनको एडिशनल सीट भी दी जा सकती हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्टली एज पर दी नॉर्म्स ही दिया जाएगा, तो कोई इसका बंधन नहीं है कि 30 सीट का ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लें, इस कोर्स को अडॉप्ट करें, या ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय इसको अडॉप्ट करें। मैं आपके माध्यम से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उनको सबको
आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ, RCI में इस कोर्स को अप्लाई करें, और RCI विल बी मोर देन हैप्पी इन proliferating this course across country and giving it out to number of institutions, because we understand कि there is a शॉर्टेज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम देने को तैयार, लेकिन हम उसके स्टैंडर्ड जो उसके हैं मानक, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको करें, लेकिन उसके जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। अच्छा, मैं कोर्स के करिकुलम को भी देख रही थी, उसमें एक चीज़ थी कि इंटर्नशिप्स मैंडेटरी रहेंगी हर सेमेस्टर में बच्चे को। इंटर्नशिप्स एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मुद्दा है। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप्स जहाँ जहाँ ऑफ़र की जाती है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के अंडर ही बच्चे लोग लेते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में लेते हैं। सब जगह बच्चों को पे करके लेना पड़ता है इंटर्नशिप्स, विच इज़ एज इफ़ आप लेबर भी दे रहे हैं अपना और आपको पेमेंट देनी पड़ रही है, ना कि लेनी पड़ रही है। इंटर्नशिप शुड बी पार्टली पेड इंटर्नशिप्स। क्या RCI इस चीज़ को भी देख रहा है कि इंटर्नशिप कहाँ होंगी, कैसे होगी, कितने ड्यूरेशन की होगी? RCI रेगुलेटरी बॉडी है, ये कोर्स डेवलप करने के बाद ये विश्वविद्यालयों को देती है कि वो चलाएं इनको। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है विश्वविद्यालयों का भी। ऑल्दो RCI भी इस विषय पे सिंस अभी आया है निकल के, तो विचार करेगी और उस पर पक्का मॉनिटर करेगी कि कहाँ पे इसको रेगुलेट करना चाहिए, कि जो इंटर्नशिप दे रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी जो प्रोफेशनल्स हमारे हैं, उनके भी कुछ नियम और एथिक्स उनके भी होने चाहिए, कितना चार्ज कर सकते हैं या कितना उनको। तो ये सिंस पहली बार ऐसी कुछ बात आई है, तो इसको पे जरूर विचार करके इनको रेगुलेट किया जाएगा। ओके। क्योंकि अगर एक जगह कोई सेंट्रल कोई डेटाबेस रहेगा जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी आसान होगा। इंटर्नशिप्स पाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को, इसीलिए बच्चे फिर पे करते हैं। हम लोगों ने बात की हुई है, RCI ने इभास के साथ, निम्हांस के साथ और इन सबसे रहता है, और रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि बच्चे जैसे से निकल रहे हैं, उनको कहीं से रिक्वेस्ट आ जाती है कि बच्चे यहाँ से कर रहे हैं, तो उनको रेफ़र भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि आप यहाँ चलिए। और जो फैकल्टी भी हैं इन सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस के, आई वुड पुट ऑन रिकॉर्ड दे वेरी कोऑपरेटिव। वो तो कहते हैं कि आ रहे हैं बच्चे तो उनको जरूर और वो गाइड भी करते हैं। उनके जो निकले हुए प्रोफेशनल्स हैं उन फील्ड के, वो कहीं अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट या किसी प्राइवेट संस्था के साथ, तो वहाँ के भी रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि आप वहाँ पे जाके उनको एक अपना इंटर्नशिप का प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। 2025 और 26 में जो अभी अपकमिंग बैच है, तो इसमें MPhil स्क्रैप हो जाएगी कम्प्लीटली? नहीं, 25-26 तक चलेगी, 26-27 से स्क्रैप है। Okay. तो ये ऐसा इस साल है कि वे दोनों चीज़ें, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी भी चल रही है और साथ साथ RCI रिकग्नाइज MA क्लिनिकल साइकोलॉजी को भी इस साल चलाया गया है। Okay. तो ट्रांजिशन हो पाएगा। ट्रांजिशन पीरियड है ये, और इसमें पूरी उम्मीद है कि MPhil पूरी तरीके से जो बच्चे MPhil कर रहे थे या जो उसको करने का जिन्होंने प्लान किया था, वो MA क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में RCI रिकग्नाइज में आ जाएंगे, और फेज मैनर में MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी को स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि NAP 2020 के हिसाब से जो गाइडलाइन है वैसा ही इनको MA कोर्सेज को ही चलाया जाएगा, और MPhil कोर्सेज को सारे को बंद किया जा रहा है। ठीक है। आपके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? और अगर प्रिपेयर्ड हैं तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो रेडी हैं इन कोर्सेज के साथ? जी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, लास्ट टाइम भी उनको पायलट प्रोजेक्ट पे तकरीबन 19 विश्वविद्यालयों ने BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी को कोर्स को RCI ने टेकअप किया था, उनको दे दिया गया था। और इस साल भी तकरीबन 50 के आसपास विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी है, आपकी आई थिंक कोलकाता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, निम्हांस है, इभास है, इन सब जगहों से काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। अब सारा अभी जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की थी, आई थिंक 31 मार्च थी, तो अब इसको हम लोग देखेंगे एक आध दिन में कि कितने कहाँ से आया है। पर जिस प्रकार से क्वेरीज आ रही थी, जिस प्रकार से कई फ़ोन आ रहे थे, टेलीफोन आ रहे थे, तो इसका देश भर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों जगह से, और ख़ासकर कई सारे VC ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के कॉल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस कोर्स को लेके काफ़ी उत्साहित है कि उनके विश्वविद्यालय में चलना चाहिए, और वो अप्लाई भी करा रहे हैं, और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो अपने मानकों के हिसाब से इसका रिक्रूटमेंट अगर टीचर का करना हुआ या इसमें रिसोर्सेज को ऐड करना हुआ या बिल्डिंग को देना पड़ा डेडिकेटेड, तो वो सारा उन्होंने पूरा अपना कर रखा है, और बहुत ज़ोर शोर के साथ, क्योंकि इसमें नीति आयोग, UGC, RCI एक साथ मिल के देश के अंदर जो समस्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, उसको सॉल्व करने का एक काफ़ी बीड़ा उठाया हुआ है। तो मैंने आज से 25 साल पहले मास्टर्स करी थी। 25 साल के बाद भी मुझे आज भी फील होता है कि गैप बहुत ज़्यादा है अभी भी। जैसे हम ऊपर और अपनी हायर स्टडीज़ पे जाते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स सब जगह बहुत कम हो जाती है। तो क्या RCI इसमें भी देख रहा है कि ये ऑप्शंस जो हैं, स्पेशली
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, जैसे पहले CIP रांची या सिर्फ निमहांस बैंगलोर वगैरह थे, इभास बना, लेकिन गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है। एंड इसका फ़ायदा ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उठाती हैं और उनके पास 4-4 हज़ार के बैचेस के बच्चे चल रहे हैं, 4-4 हज़ार साइकोलॉजी में एनरोल्ड है सिर्फ। क्या आपका इम्पैक्ट है या इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी कि वो लोग रन करें ऐसे कोर्सेज़ को? जी बिल्कुल, UGC के माध्यम से हम लोग और बाकी संस्थाओं के माध्यम से जो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि वो अप्लाई करें, और हम उनको कंडीशनल अप्रूवल भी देने की तक की बात है कि वो अगर करें तो उनको हैंड होल्डिंग की जाएगी उनकी, कि उनको आप फटाफट आप अपना डिपार्टमेंट इसको अलाइन करें नए नॉर्म्स के हिसाब से, तो सारा का जो दिया जा रहा है। और एज फार एज आप जो बात कर रहे हैं कि 4,000-5,000 जिनको इनरोल कर रखा है वो एकेडमिक है। साइकोलॉजी के 2 हिस्से हैं जो मुझे समझ में आए हैं। एक तो एकेडमिक साइकोलॉजी है जो UGC द्वारा रेगुलेटेड है, तो जहाँ पर ये MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्सेज जो चल रहे हैं UGC द्वारा रेगुलेटेड, उनमें डेफिनेटली क्या नॉर्म्स हैं उनके, उसके लिए RCI आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट, बट RCI के नॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो स्ट्रिक्ट जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और उनको जो जिस तरह से मानदंड रखे गए हैं उसी के हिसाब से RCI चला रही है। ओके। बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जो ट्रेंड हैं थेरेपीज़ में, अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्होंने बाहर के US के UK के इंस्टीट्यूट से ली है, जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जिनको मैं खुद पर्सनली जानती हूँ। तो क्या RCI का रोल होता है कि उनको भी चेक करें, मॉनिटर करें या रजिस्टर करें, या उनका भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए RCI के थ्रू? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बाहर के देशों में भी साइकोलॉजी का बहुत अच्छा एक स्कोप है, और जो बच्चे पढ़ते हैं बाहर से वो काफ़ी अच्छे ट्रेंड होते हैं। तो एक ज़रूरी बात है कि ऐसे बच्चों को अगर वो वापस भारत में काम करना चाहते हैं या भारत में अपना रजिस्टर करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग हैं, और उसके लिए RCI ने एक स्पेशल AAC कमेटी बनाई हुई है, एकेडमिक एक्रेडिशन कमेटी। इसमें साइकोलॉजिस्ट ही रहते हैं, जो बच्चा बाहर से करके आता है, अगर वो अप्लाई करता है RCI को रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो स्पेसिफिक उसका केस AAC कमेटी को जाता है, और वहाँ उनको उसका जो कोर्स करिकुलम है उसको कंपेयर किया जाता है, वेदर जो कोर्स फॉरेन में कराया गया है वो स्टैंडर्डाइज जो अपना इंडियन कोर्सेज है उससे कितना मैच कर रहा है, और जो क्लिनिकल एक्सपोजर उसने लिया है बाहर के देशों में क्या वो एडिक्वेट है। अगर इन सब चीज़ों में उसको पाया जाता है कि उसने एडिक्वेट, जिस प्रकार से हम लोग के कोर्सेज हैं RCI रिकग्नाइज्ड, अगर उसके हिसाब से तो उसको यहाँ पे मान्यता दे दी जाती है। जैसे आपने कहा बाहर से लोग कोर्स करके आते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी इसमें कंसिडर होते हैं या नहीं होते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज को ज़्यादातर RCI बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज में जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उसको थोड़ा सा एक देखने की ज़रूरत है। सिंस क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा टच, या जो कोर्सेज RCI के होते हैं जिसमें आपको दिव्यांग के कोर्सेज हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल चाहिए, आपको स्पेशल स्कूल्स के अंदर विजिट्स चाहिए, तो बहुत ही मॉनिटर्ड और बहुत वैसी विजिट्स होती हैं, और बिना आपको ऑनलाइन आप इसको नहीं आप, क्योंकि इट्स अ फीलिंग, आप जब तक इमोशन, फीलिंग और ह्यूमन टच जब तक इसमें नहीं रहेगा तब तक का जो बच्चा है वो गेन नहीं कर सकता जो जिस प्रकार से कोर्स को कंटेंट बनाया गया है। तो इसके लिए ऑनलाइन को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ कोर्सेज हैं जिसमें इतने कम रिक्वायरमेंट है कोई क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो उनको ऑनलाइन भी चलाया जाता है। लेकिन जो मेन कोर्सेज हैं लाइक BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, या MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, या MA क्लिनिकल या रिहैब के कोर्सेज, इनको तो हम लोगों ने ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं रखा है। आपने ह्यूमन टच की बात की जी, मैं अभी आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। एक अभी केस हुआ था, एक चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, जी, उसको उसके स्पेशल एजुकेटर मेल टीचर थे, स्पेशल एजुकेटर, वो पढ़ा रहे थे। वीडियो आया था हमारे पास, दिल्ली का ही शायद केस है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह बच्चे को डांट रहे हैं और शायद पीटा भी है। तो ऐसे केसेस को भी क्या RCI देखता है, लुक इनटू करता है? क्योंकि प्रैक्टिस का लाइसेंस एज अ स्पेशल एजुकेटर तो RCI नहीं दिया उनको। जी, तो वहाँ पे क्या RCI देखता है ऐसे केसेस पे कि क्या हुआ है और क्या एक्शन लेता है? जी, ये एक वीडियो जिसकी आप बात इंगित कर रहे हैं वो शायद मैंने भी देखा था। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक स्पेशल एजुकेटर ही अगर इस तरीके से बच्चे को ट्रीट कर रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बट हाउएवर RCI रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसमें अगर ऐसा कोई केस बनता है तो इट इज़ अ क्रिमिनल केस। अगर कोई बच्चे को प्रताड़ित कर रहा है या बच्चे को मारपीट कर रहा है या, तो ये क्रिमिनल केस बन जाता है। तो इसमें RCI का रोल डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, अगर कोई RCI प्रोफेशनल ऐसा पाया जाता है कि वो
अपने फील्ड के अंदर एथिक्स के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या अपने फील्ड के अंदर वो ऐसे काम कर रहा है जो परमिटेबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है, तो ऐसी कंप्लेंट आने पे अगर उसको प्रोसिक्यूट होता है तो डेफिनेटली आरसीआई उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, सीआरआर नंबर, उसको जरूर कैंसिल करने पे विचार करेगी। जैसे इस केस में है, अगर स्पेशल एजुकेटर ही अगर वो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है तो यानी कि उसको खुद ही नहीं पता है, वो ही इज़ नॉट फिट, तो उसको उसके सीआरआर नंबर को लेके क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अच्छा जी, मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा ये आपसे। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड साइंसेज भी है, जो जिनका मेंटल हेल्थ एक्ट आया, जिसमें आप एलाइड साइंसेज और साइकोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ भी रजिस्टर होते हैं, उसमें और आरसीआई में क्या डिफरेंस है? नेशनल कमीशन फॉर, जैसा कि इसके नाम से विदित है कि एक कमीशन है जहाँ पे जो अलाइड साइंसेज है, यानी कि जो पैरामेडिक के लोग हैं वो जाके इसमें इनरोल होते हैं। इवन मेंटल हेल्थ काउंसिल, आरसीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर वो जाके इनरोल होना चाहता है कर सकता है, लेकिन लाइसेंसिंग का और इट्स नॉट अ वाइस वर्सा कि वहाँ पे आप इनरोल हो तो यहाँ पे भी काम कर सकते हो, वैसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जाके वहाँ पे इनरोल भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड। बट आरसीआई के अंदर जो फील्ड दिए गए उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि एक जो सर्टिफिकेट जो होता है, वंस यू गेट अ लाइसेंस, ये आपका लाइसेंस कितने समय तक वैलिड रहता है, और क्या ये वैलिडिटी पीरियड सभी अक्रॉस जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशल एजुकेटर हो गया या साइकोलॉजिस्ट, सबके लिए सेम टाइम पीरियड है या सबका अलग अलग है, और ये रिन्यू कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। आरसीआई के प्रोफेशनल्स हैं, जब वो पास आउट हो जाते हैं, कोर्स करने के बाद जो पास आउट हो जाते हैं, तो वो आरसीआई में इस सीआरआर नंबर, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, उनको ये अवार्ड हो जाता है। उसके बाद उनको सीआरई प्रोग्राम्स, कंटिन्यूड रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स भी आरसीआई करवाता है। उसको रिन्यू करने के लिए सीआरआर नंबर को ये बहुत ज़रूरी होता है कि 5 साल के अंदर 100 नंबरों के सीआरई पॉइंट्स किसी विद्यार्थी ने प्रोफेशनल ने अर्जित करे होना चाहिए, उसी के बाद ही उसका सीआरआर नंबर को दोबारा से रिन्यू किया जाता है। तो ये सीआरई प्रोग्राम्स आरसीआई बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को, विश्वविद्यालयों को, इंस्टीट्यूशंस को देता रहता है। तो जो अपने आरसीआई के प्रोफेशनल्स हैं वो इनरोल करके इन जगहों पे 100 नंबर को अर्जित कर सकते हैं पर 5 सालों के अंतराल में, और वापस से ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है, सीआरआर नंबर है। और सारे प्रोफेशन का है, वेदर इट इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और ऑर्थोटिक्स या प्रोसेसिस का बंदा है, जिसका कोई भी फील्ड है जो आरसीआई। अगर किसी ने ये 5 साल में नहीं लिए पॉइंट्स तो क्या होता है? अगर 5 साल में नहीं लिया तो आपका सीआरआर नंबर जो है वो नॉन एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप पाए जाते हैं इस फील्ड में काम करते हुए और आपकी कंप्लेंट कोई आती है तो आपके खिलाफ, जैसे कि आपके पास ये नहीं है, तो आपको इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अगर वो 6 साल में ये पॉइंट्स ले तो 5 में ना ले पाए तो 6 है, तो लेगा तो उसको एक पेनल्टी के साथ, एक पेनल्टी है, हर साल की पेनल्टी दी हुई है कि अगर आपने लेट आते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी का क्लॉज देके आपको 100, लेकिन वो पॉइंट आपको अर्जित करने ही करने हैं। तो इज देयर अ लिमिट पर ईयर की, या पूरे 5 में? नहीं, हर साल की 20-20 का लिमिट है। तो इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तो हर साल उसको 20, और उसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ओनली 60% ऑफ कोर्सेज यू कैन डू ऑफलाइन एंड रेस्ट यू हैव टू डू, तो both mix and match, and then you have to come back with your 100 points. Only then this CRR number is again activated for you. Okay. Yeah. Thank you, Vikas ji, for coming here and sharing with us so much. Thank you. Thank you so much for giving me opportunity to be here. Thank you. Thank you. I hope you liked the episode. हमने अभी एपिसोड में बात की लेटेस्ट आरसीआई गाइडलाइंस से कि क्या उसमें नए चेंजेस हैं, कैसे आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कैसे साइकोलॉजिस्ट अपने लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। जॉय स्टूडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा, हम आगे भी बात करते रहेंगे आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ। वील हैव अ नेक्स्ट एपिसोड विद अ साइकोलॉजिस्ट एंड वील टॉक अबाउट व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ यू कैन हैंडल डिप्रेशन।